हेलो स्टूडेंट, मैं रामस्वरूप जहांगीर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी एजुकेशन हब में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम को जो डिस्कस कर रहे हैं, और पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं और फर्टिलाइजेशन से आगे की जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि ओवेरी से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट में आता है और यहाँ पर जो है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के ऊपर आके और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। इससे पहले इंसेमिनेशन की क्रिया के द्वारा स्पर्म को जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज़ किया जाता है और ये स्पर्म जो है वो अपने खुद के फ्लैजिला से मूव करते हुए पेरिस्टालसिस, इसके अलावा खुद के फ्लैजिला से मूव करते हुए ओविडक्ट में जो है यहाँ तक सेकेंडरी oocyte तक पहुँचता है और सेकेंडरी oocyte तक पहुँचकर और यहाँ पर जो है वो मेल और फीमेल गेमेट जो है दोनों फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करने से यहाँ पर एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसको हमने कहा था जाइगोट। तो ओव्यूलेशन के 24 घंटे के भीतर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है और उससे एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसको हमने जाइगोट कहा। तो यहाँ पे ये जाइगोट है और ये जो जाइगोट है, ध्यान रखना कि इस जाइगोट के चारों ओर अभी भी जोना पेलुसिडा का आवरण जो है वो सराउंड किए हुए है या इसको आवृत किए हुए है। जोना पेलुसिडा अभी भी है और इसके अंदर एक डिप्लॉयड सेल जो है वो अब संयुग्मन के बाद में या फर्टिलाइजेशन के बाद में अब ये जाइगोट कहलाती है। यही वो जाइगोट सेल है जिसके द्वारा हमारी बॉडी की जो सारी सेल्स यानी हमारी पूरी बॉडी का जो निर्माण है वो इसी एक जाइगोट कोशिका में विभाजन से होता है। तो ये सेल जो है जब डिवीज़न करती है, विभाजन करती है, तो यहाँ माइटोटिक डिवीज़न होगा और इन माइटोटिक डिवीज़न से जो है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहेंगे। तो एम्ब्रियो का निर्माण होगा। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है फिर इसमें और आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होंगे और इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होगा इसके अंदर। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फिटस का निर्माण होगा और ये फिटस जो है वो आगे डेवलप करके और न्यू बेबी जो है या नए चाइल्ड का जो है निर्माण होगा। तो कहने मतलब एक नए ऑर्गेनिज्म की जो है इस धरती पर अवतरित होगा। तो इस तरीके से जो है ये एक सेल जो है वो डिवीज़न करके और यहाँ पर जो है वो मल्टी सेलुलर एक बॉडी या ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है। इसी को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो अब इसके दौरान हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये बना हुआ जो जाइगोट है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी साथ साथ में करता है और इस ओविडक्ट में जो है मैंने आपको बताया था कि इस ओविडक्ट में इसका जो लोकोमोशन है वो यूट्रस की तरफ होगा और ये यूट्रस की तरफ जो है ये जाइगोट डेवलपमेंट के साथ साथ में पेरिस्टालसिस और सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा जो है मूवमेंट करता हुआ, लोकोमोशन करता हुआ यूट्रस में पहुंचता है। और जैसे ये यूट्रस में पहुंचता है तो यूट्रस में आने के बाद में हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो विविपेरस है और इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है वो यूट्रस के अंदर जो है मैटरनल जो टिश्यू है उनके कांटेक्ट में आने के बाद में यहीं पर ही जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यूट्रस में। तो यहाँ यूट्रस में डेवलपमेंट होने के लिए जो है इसका जो है वो यूट्रस के साथ में जुड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जब मैटरनल टिश्यू के साथ में जुड़ेगा तो मैटरनल टिश्यू से जो ब्लड जो है उसके द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है और विकसित होकर जो है यहीं पर ही जो फिटस निर्माण और बेबी निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो अटैच होने की जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इम्प्लांटेशन, जिसको हम रोपण कहते हैं। रोपण के द्वारा जो है वो ये जो जाइगोट है ये डेवलप करके और यहाँ जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो यूट्रस के अंदर अटैच होने के बाद में होगा। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब यह ध्यान दो कि यहाँ पर जो ये एक सेल है इस सेल्स में जब शुरुआती डिवीज़न होंगे माइटोटिक डिवीज़न तो हम उनको माइटोटिक न कह के और असेंशियली माइटोटिक कहेंगे। और इस असेंशियली माइटोटिक डिवीज़न को हम एक नाम देंगे क्लीवेज या विदलन। तो देखो
माइटोटिक है, दरअसल ये माइटोटिक है, लेकिन फिर भी जो है इसमें थोड़ा सा फर्क जो माइटोटिक डिवीजन से जो है वो होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। वो अंतर क्या है? क्लीवेज जिसको हम कह रहे हैं कि शुरुआती जो डिवीजन है वो क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज जो है वो किस प्रकार से होता है, क्लीवेज किस प्रकार से माइटोटिक डिवीजन से जो है वो अलग है, क्यों हम क्लीवेज को एसेंशियली माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है समझो आप। तो समझो आप कि नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज में क्या अंतर है। तो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, हम जानते हैं कि एक जो सोमेटिक सेल है, डिप्लॉइड सेल, जब ये डिवीजन करती है तो यहाँ पे पहले इंटरफेज अवस्था के अंदर ये अपने आकार में वृद्धि करती है, और इस आकार में वृद्धि करने के कारण हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो इसका साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म दोनों बढ़ते हैं, जिससे क्या होगा कि इसका साइटोप्लाज्मिक, कैरियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक तथा सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस रेशियो के डिस्टर्ब होने से जो है इस सेल्स की कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसका कंट्रोल जो है वो हट जाएगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये सेल जो है ये डिवीज़न करेगी, और जब डिवीज़न करेगी तो पहले इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस के बाद में 2 सेल बन जाएगी, यानी 2 सेल में ये विभक्त हो जाती है। अब यहाँ पर समझना कि ये जो 2 सेल बनी है ये क्यों बनी है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक रेशियो और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हुआ है। तो इस डिस्टर्बेंस को वापस सेट करने के लिए ये सेल जो है वो मतलब जो डिवीज़न कर रही है। तो इससे जो 2 नई सेल बनती है वो बिल्कुल अपनी मदर सेल के समान आकार में बिल्कुल समान होगी। यहाँ पे यही इसका मतलब जितनी ये बड़ी है उतनी की उतनी बड़ी ये रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनसी रेशियो जो क्या होगा, समान रहेगा। न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्म जो रेशियो है वो समान ही बना रहेगा, और ये 2 इक्वल सेल के अंदर जो विभक्त हो जाएगी। और फिर इसके बाद में हम जानते हैं कि ये और इसी तरीके से विभक्त करेगी, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से जो है ये सेल्स की संख्या बढ़ेगी। तो नॉर्मली हम यहाँ देखते हैं कि माइटोटिक डिवीजन जो ग्रोथ के लिए होता है, या हम किसी मतलब घाव वगैरह में जो है उसको बढ़ने के लिए या कोई पार्ट को रीजनरेट करने के लिए जो है माइटोटिक डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें जो है वो 2 से 4, 4 से 8 यानी सिंक्रोनाइज होता है। ये कैसा होता है, सिंक्रोनाइज। अब मैं अगर क्लीवेज की बात करूँ तो क्लीवेज में समझना आप अंतर साथ में आप एक बार समझ लेना, बाद में मैं दोनों का अंतर और बता दूंगा। क्लीवेज में आप समझो कि ये जाइगोट है, और ये जो जाइगोट है इस जाइगोट के चारों ओर आप जानते हो कि जोना पेलुसिडा का आवरण अभी भी बना हुआ है, और जोना पेलुसिडा एक टफ आवरण है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ। तो ये जोना पेलुसिडा जो है ये यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जोना पेलुसिडा जब सेल के चारों ओर है तो ये सेल के आकार को तो बढ़ने नहीं देगा, तो सेल का आकार बढ़ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक और सरफेस एरिया वॉल्यूम जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। बिना डिस्टर्ब हुए ही ये सेल जो है 2 सेल में बंटेगी, और यहाँ पर जब ये 2 सेल में बंटेगी तो ध्यान रखना कि सेल का आकार जो है वो, अब इसके अंदर जो 2 सेल बनी है वो जो 2 सेल है वो इस मात्र कोशिका से पहली बात तो छोटी होगी, क्या होगी, छोटी। दूसरा, ये आपस में इक्वल हो भी सकती है, समान हो भी सकती है, और नहीं भी, मे भी, यानी याद रखना कि मे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो ही, अलग अलग यानी मोटी और छोटी भी हो सकती है। तो ये आकार में जो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, 2 सेल बनेगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि मात्र कोशिका से जो है ये जो सेल है दोनों वो छोटी होगी, और छोटी होगी तो इसका मतलब है कि एनसी रेशियो जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो एनसी रेशियो बढ़ता है क्लीवेज के अंदर, क्यों, क्योंकि बनने वाली सेल जो है वो क्या होगी, मात्र कोशिका से आकार में छोटी होगी। दूसरा, यहाँ पर जो ये 2 सेल बनती है इनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। यहाँ जो बनने वाली सेल है वो ब्लास्टोमियर होगी। तीसरा, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है आगे जब डिवीजन होगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्लीवेज जब होता है तो एक सेल यानी 2 सेल जो बनने वाली है आगे उनमें से एक सेल जो थोड़ी पहले बन सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो हो रही है 2,
4, 6, 8, 16, 32, 64, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाली स्टेज भी आएगी। तो इस तरीके से सेल बनती है, तो इसको हम एसिंक्रोनाइज कहेंगे। तो ये जो क्लीवेज वो कैसा होता है, एसिंक्रोनाइज। तो अंतर शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लो कि मात्र माइटोटिक डिवीजन में बनने वाली जो मात्र कोशिका से जो बनने वाली संतति कोशिकाएं हैं वो आकार के अंदर जो है मात्र कोशिका के समान होती है, दोनों भी जो है वो आकार के अंदर इक्वल होती है, इनके अंदर एनसी रेशियो जो वो क्या होता है, समान। जबकि यहाँ पर ब्लास्टोमियर जाइगोट से जो है बनने वाले ब्लास्टोमियर जो है वो जाइगोट यानी मुख्य कोशिका से आकार में छोटे होंगे और इनको हम ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। ये आकार में आपस में इससे तो छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये अंतर हो गया। यहाँ पर नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन में एक कोशिका से बनने वाली दोनों कोशिकाओं को हम नॉर्मल डॉटर सेल कहते हैं, जबकि यहाँ पर इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। यहाँ पर एनसी रेशियो जो है वो समान रहता है, जबकि यहाँ पर एनसी रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा ये जो है वो सिंक्रोनाइज होता है, अर्थात 2 से 4, 4 से 8, जबकि ये जो है एसिंक्रोनाइज होता है। तो ये मेन जो है अंतर है माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज के अंदर, जो शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए। तो स्टूडेंट यहाँ हमने देखा कि जो है वो माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज के अंदर जो क्या अंतर होता है। वैसे नॉर्मली आप जानते हो कि हमारी जो सारी सेल, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी की सारी जो सेल्स है वो एक ही कोशिका जाइगोट से बनी है। ध्यान रखना कि सारी कोशिकाएं जो हमारी बॉडी की है वो सब की सब जो है वो जेनेटिकली कॉम्बिनेट के अनुसार जो है वो आइडेंटिकली और सेम होती है, सब की सब जो है, हमारा सारी सेल्स का जेनेटिक मटेरियल जो सब सेम है, केवल गेमेट को छोड़कर। यानी हमारी बॉडी में गेमेट को छोड़कर बाकी सेल जो सब के सब सेम है, चाहे जेनेटिकली देख लो। तो गेमेट में क्या है, गेमेट में आप जानते हो कि गेमेट का जो निर्माण है वो मियोसिस के द्वारा होता है, और मियोसिस के दौरान जो है वो प्रोपेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में हम जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके सेगमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, और इस आदान प्रदान से क्या होगा कि जीनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे जो है वो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, और नए कॉम्बिनेशन बनने के कारण जो हम उनको रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे जो फिर थोड़ी विविधता आएगी अगली जाति के अंदर। जबकि बाकी की जो बॉडी की सेल्स है वो जेनेटिकली जो है कॉम्बिनेट के अनुसार जो आइडेंटिकली जो सेम होती है। और इसके अलावा इनमें फ़र्क क्या आप समझो, आपकी हमारी बॉडी की बाकी सेल्स में जितनी भी सेल्स हो उनमें फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क है डिफ्रेंशिएशन का। क्यों? क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब फेट मैपिंग होती है तो सेल्स जो है वो कार्य के अनुसार जो डिफ्रेंशिएट होती है, हर ऑर्गन की जो सेल्स है वो अपने अपने कार्य के अकॉर्डिंग जो डिफ्रेंशिएट होगी। तो यहाँ विविधता मिलेगी, वो किसकी मिलेगी, डिफ्रेंशिएशन की। या डिफ्रेंशिएशन के द्वारा जो है वो सेल्स जो अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट होगी, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है। लेकिन उस सेल्स में क्या होगा कि एक सेल में अगर कोई जीन एक्टिव है तो दूसरी सेल में वो जीन इनएक्टिव होगा। जैसे हमारे स्टमक की कोई सेल में कोई जीन जो है एक्टिव है तो वो किडनी की सेल में जो इनएक्टिव होगा। तो एक सेल में जो जीन एक्टिव है इसका मतलब उसी का ही mRNA बनेगा उसके अंदर, और उसी के mRNA से जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो mRNA बनेगा उसे ट्रांसलेशन के द्वारा एक प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन एक जीन मतलब एक एंजाइम के रूप में काम करेगी, और वो एंजाइम एक क्रिया करेगा। तो कहने का मतलब है कि कार्य सारी सेल्स के अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सेल्स डिफरेंशिएट अलग अलग तरीके से हुई, तो सिर्फ वही जीन एक्टिव होते हैं जो काम के होते हैं उस ऑर्गन के, बाकी के जीन इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है बस ये फर्क है, बाकी सारी सेल जो हमारी बॉडी की सेम है, और सारी सेल का निर्माण जो है वो माइटोटिक डिवीजन से होता है। ध्यान रखना कि शुरुआती जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें एसेंशियली माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसको हम कह रहे हैं क्लीवेज। अब हम ह्यूमन के अंदर क्लीवेज के अगर प्रकार की बात करें तो क्लीवेज का जो प्रकार होगा वो होलोब्लास्टिक होगा। क्या होता है होलोब्लास्टिक को समझो कि कोई भी जो एग है, चाहे वो ह्यूमन का हो या किसी और ऑर्गेनिज्म का, उस एग के अंदर जो क्लीवेज है उसका जो प्रकार है वो किस बात पर निर्भर करता है कि इस एग के अंदर योग जो है उस योग का अमाउंट क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात वितरण। तो अमाउंट
योग की मात्रा कितनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके आधार पर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एग है उसका क्लीवेज जो शुरुआती जो जाइगोट से क्लीवेज जो है होता है वो निर्भर करता है, डिपेंड होता है। समझो यहाँ पर कि मैं अगर ह्यूमन एग की बात करूँ तो ह्यूमन एग जो है इसके अंदर योग की मात्रा जो है बिल्कुल न के बराबर होती है। इसलिए ह्यूमन एग को जो है हम ह्यूमन एग जो है इसको हम कहेंगे एलेसितल, यानी अपीतकी, ये अपीतकी होता है। दूसरा, इसके अंदर जो योग अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या होगा, समान होगा, यानी पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूशन समान होगा, वितरण समान होगा। तो यहाँ पर जो क्लीवेज होने वाला वो थ्रू ऑफ थ्रू डिवीजन होगा, और थ्रू ऑफ थ्रू डिवीजन होने के कारण बनने वाला प्रत्येक ब्लास्टोमियर जो क्या होगा, समान होगा, और समान होने के कारण हम इसको होलोब्लास्टिक कहते हैं। जबकि मैं अगर किसी दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म जैसे मान लो मैं जो किसी मुर्गी के अंडे की या अतिपीत के अंडे की बात कर रहा हूँ, तो अतिपीत के अंडे में क्या होगा कि यहाँ पर योग होगा और यहाँ पर योग का तो जाइगोट यही होगा, तो क्लीवेज जो होगा वो सिर्फ एक ही जगह पर होगा, ऊपर ऊपर ही। जबकि यहाँ योग में तो क्लीवेज हो नहीं सकता, तो यहाँ जो है वो ऊपर ऊपर क्लीवेज होगा, और ऊपर ऊपर क्लीवेज होने के कारण एक ही साइड जो है वो होने के कारण जो बनने वाले ब्लास्टोमियर है वो छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि क्लीवेज में ब्लास्टोमियर जो बनते हैं वो मे बी इक्वल, यानी समान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो ह्यूमन में समान होते हैं, जबकि अतिपीत की जो एग होते हैं उनके अंदर ये असमान भी हो सकते हैं। तो ये समान है ह्यूमन में, इसलिए हम इसको क्या करें, होलोब्लास्टिक क्लीवेज करें। तो ये भी जो है एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है कि ह्यूमन जो है उसके अंदर क्लीवेज किस प्रकार का होगा, तो होगा होलोब्लास्टिक। अब अगर हम और आगे बात करें तो ह्यूमन जो जाइगोट है, तो ह्यूमन जाइगोट जो है उसके अंदर क्लीवेज जो है उसका एक और प्रकार वो होगा कि डिटर्मिनेट होगा, सॉरी इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब कि अनिर्धारित होगा। क्या होता है निर्धारी अनिर्धारित? समझो आप कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन है वो यूसिलोमेट में आएगा, यूसिलोमेट का मतलब देहगुहिक है, और यूसिलोमेट है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ट्रूसिलोम पाई जाती है, वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। और वास्तविक देहगुहा पाए जाने के कारण हम इसको यूसिलोमेट में रखते हैं। और ध्यान रखना कि वास्तविक देहगुहा के आधार पर जब इनका जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट जो होगा उसके आधार पे जो है हम यूसिलोमेट को दो भागों में बांटते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। ये जो दो प्रकार है वो हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पे माने हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पे जब इनके दो प्रकार मानते हैं, तो देखो प्रोटोस्टोमिया में क्या होगा कि प्रोटोस्टोमिया में जो क्लीवेज होगा, इस क्लीवेज से बनने वाले जो ब्लास्टोमियर है, ये जो शुरुआती ब्लास्टोमियर है, इनके द्वारा, यानी अब इन ब्लास्टोमियर के द्वारा कौन सा ऑर्गन बनेगा आगे जाके, समझना यहाँ पे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जाइगोट में क्लीवेज से बनने वाले जो ब्लास्टोमियर है, इन ब्लास्टोमियर के खंडों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है ब्लास्टोमियर का, वो कौन सा पार्ट आगे जाके किस ऑर्गन में बदलेगा, कौन सा ऑर्गन बनेगा। फेट मैपिंग के दौरान हम ये निर्धारित कर लेते हैं, इसलिए ये डिटर्मिनेट होगा, यानी निर्धारित होगा, इसको निर्धारित बोलते हैं। जबकि ह्यूमन के अंदर जो है, ह्यूमन को हम ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत रखते हैं, और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होगा कि इसमें जब क्लीवेज होगा तो इस क्लीवेज के दौरान बनने वाले ब्लास्टोमियर का जो है वो भविष्य निर्धारित नहीं है कि कौन सा ब्लास्टोमियर है वो आगे जाके कौन सा ऑर्गन बनाता है, पहले से कुछ नहीं पता होता। इसलिए हम जो है शुरुआती ब्लास्टोमियर सेल्स होती है उनको टोटिपोटेंट कहते हैं। टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है, टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ये सेल जो है वो आगे जाके, और इनका मतलब एक सेल जो है वो उसमें इतनी क्षमता है कि पूरा एम्ब्रियो डेवलप कर सकती है, इसलिए इसको हम टोटिपोटेंट सेल कह रहे हैं। किसी भी सेल में जो है ये डिफरेंशिएट होने की क्षमता, ताकत रखती है, तो इसलिए जो है ये टोटिपोटेंट है। तो ये जो है वो यहाँ इन सेल्स का भविष्य निर्धारित नहीं है कि आगे जाके कौन सा ऑर्गन बनाएगी, क्या संरचना बनाएगी, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं।
तो ह्यूमन क्लीवेज जो होगा वो कैसा होगा, इनडिटर्मिनेट। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर और सोल्व हो गया कि ह्यूमन का जो एग है, ह्यूमन एग जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। कहने मतलब कि शुरुआती ब्लास्टोमियर का जो है निर्धारण जो पहले से नहीं होता, वो किसी भी ऑर्गन के अंदर बदल सकता है, वो टोटिपोटेंट सेल होती है। तो अब देखो यहाँ पे हम शुरुआती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि आफ्टर ओव्यूलेशन 24 घंटे के अंदर अंदर जो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और उससे जो है एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ध्यान रखना कि जाइगोट के चारों ओर जोना पेल्यूसिड है और इस जाइगोट के बनने के बाद में 30 घंटे बाद इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न जो क्लीवेज जो कंप्लीट होता है और इस फर्स्ट क्लीवेज से जो है 2 सेल बनती है जिनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लीवेज के द्वारा बनने वाली जो डॉटर सेल्स होगी उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये दोनों ब्लास्टोमियर जो इक्वल होंगे क्योंकि होलोब्लास्टिक जो है क्लीवेज होता है ह्यूमन के अंदर, और हम स्पेशली ह्यूमन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद में ये फर्स्ट सेकेंड क्लीवेज जब होगा तो लगभग 20 घंटा जो है यानी 20 हॉर्स जो है अपन इसकी अवधि लेते हैं, तो ये कम होती जाती है। 20 घंटे बाद में सेकेंड क्लीवेज होगा और इससे जो 4 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल बन जाएगी। और फिर थर्ड क्लीवेज के द्वारा जो है वो 4 से 8 को सीखा तो ये 8 सेल स्टेज हो गई। अब यहाँ ध्यान रखना कि थर्ड के बाद में फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ में 16 और फिर इसके बाद में 16 से जो बनेगी वो 32 बनेगी। तो यहाँ ध्यान रखना कि फोर्थ और फिफ्थ के बाद में जो मैंने एक साथ ही बना दिए, तो यहाँ जो है चौथे 5वें क्लीवेज के बाद में ये जब क्लीवेज होगा तो ये होगा 3 से चौथे दिन, 3 से चौथे दिन हम ले रहे हैं। और तीसरे से चौथे दिन जो है इन क्लीवेज के द्वारा एक गेंद के समान, एक बॉल के समान, ठोस बॉल के समान संरचना बनेगी जिसको हम कहेंगे मोरूला। और इस मोरूला के अंदर ये जो ब्लास्टोमियर जो है इनकी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16 से 32। तो 16 से 32 कोशिकीय अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं मोरूला। मोरूला अवस्था बनने के बाद में अब क्या होगा कि इस मोरूला में कॉम्पैक्शन होगा और इस कॉम्पैक्शन के द्वारा जो है ब्लास्टोमियर की जो सेल्स है, ये जो बने हुए ब्लास्टोमियर है, इनकी सेल्स जो 2 लेयर के अंदर अरेंज हो जाएगी। यहाँ जो ये 2 लेयर दिख रही है, ये दोनों लेयर में से जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम कहेंगे, ऊपर मतलब मेरा कहने मतलब परिधि की तरफ, तो पेरिफेरल जो लेयर है ये आपको देखो ये दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। तो पेरिफेरल लेयर तो होगी ट्रोफोब्लास्ट और इसके अंदर जो ये कोशिकाओं का एक समूह दिख रहा है इसको हम कहते हैं इनर सेल मास। और बाहर की तरफ ये ध्यान रखना कि अभी भी जोना पेल्यूसिड है, ये भी जोना पेल्यूसिड है और ये भी जोना पेल्यूसिड होगी, ये जोना पेल्यूसिड अभी भी है। तो यहाँ पर जो है मोरूला अवस्था में 16 से 32 कोशिका जो मोरूला है उसके ब्लास्टोमियर की सेल्स में कॉम्पैक्शन होता है, जिससे ब्लास्टोमियर की सेल्स जो होती है वो 2 लेयर में अरेंज हो जाती है। पेरिफेरल जो लेयर होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जबकि जो बीच में जो इनर सेल मास है इनको हम जो इनर सेल मास ही कहेंगे। और ये जो संरचना बनती है ये शुरुआती जो है वो ब्लास्टुला अवस्था है, ये शुरुआती ब्लास्टुला हो गया। और अब ध्यान रखना कि शुरुआती ब्लास्टुला जो है इसके अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स और इनर सेल मास है इनका जो मैं आपको बता सकता हूँ कि इनके द्वारा क्या क्या बढ़ेगा। तो समझना कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट से जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की मैं बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर जो 4 होती है, कोरियन, एलेंटोन, एमनियोन और योग शेक, तो ये 4 हो गई। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो शुरुआती 2 है जिनको कोरियन और एलेंटोन कहते हैं ये आगे चल के और प्लेसेंटा बनाती है, इसलिए ह्यूमन की प्लेसेंटा को हम कोरियोनिक एलेंटोइक
प्लेसेंटा कहते हैं। और इसका निर्माण जो है वो कोरियन और एलेंटोन मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रोपोप्लास्ट जो है वो आगे जाके क्या बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगा। तो ये बना ली प्लेसेंटा। और इनर सेल मास जो है, ध्यान रखना कि इनर सेल मास जो कंप्लीटली एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो ये एम्ब्रियो बनाएगा आगे जाके, तो इससे एम्ब्रियो बनेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो शुरुआती ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोमेर सेल है, अब इनकी जो पेरिफेरल जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है वो एक फ्लूइड सीक्रेट करेगी, और ये फ्लूइड सीक्रेट करेगी तो यहाँ भीतर एक केविटी बनेगी। तो ये केविटी जो है यहाँ देखो दिखाई दे रही है आपको, ये केविटी, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। और ये जोना पेलिसिडा है, ये कोरक गुहा या ब्लास्टोसील के बनने से यहाँ फ्लूइड जमा होगा, तो यहाँ केविटी बनी। इस केविटी के बनने से इनर सेल मास जो वो एक ध्रुव की तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो गया इनर सेल मास। और ये ट्रोपोब्लास्ट है ये। तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसके अंदर केविटी होगी, जिसको ब्लास्टोसील, परिधि की तरफ ट्रोपोब्लास्ट है ये, और इनर सेल मास एक पोलर की तरफ चली जाएगी। इस पूरी संरचना को जो है हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है। और यही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जो है, ध्यान रखना यहाँ पे कि लगभग ये 7वें से 8वें दिन तक ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट तक बनने तक जो एम्ब्रियो है वो पेरिस्टेल्सिस और सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा लोकोमोशन करता हुआ यूट्रस में आ जाता है। और यूट्रस में जो है अब इसका जो इम्प्लांटेशन होना है वो इसी स्टेज में होना है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होना है। यही अवस्था है जब ये मेटरनल टिश्यू के साथ में यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा, और फिर वहाँ पर इसका आगे का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ध्यान रखना कि 6वें से 7वें दिन तक ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और मेटरनल टिश्यू के साथ में इम्प्लांटेशन जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। और यहाँ जो है इसकी स्ट्रक्चर जो इस तरीके की होती है। तो ये आपको जो है पूरी बात जो बताई हुई कंप्लीट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।